खास प्रोग्राम बदलता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। वारदात, कत्ल, रेप, डकैत, हर रोज न जाने कितने ऐसे जुर्म होते हैं और हर रोज इन जुर्मों को करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी भी होती है। और गिरफ्तारी के बाद जो चीज आती है वो होती है उनके लिए सजा। लेकिन क्या हर दोषी अपने निर्धारित सजा तक पहुंच पाता है? इन्हीं नीतियों का केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी 2014 से आईपीसी 124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए लोगों का डेटा रख रही है। इस डेटा के मुताबिक 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके हैं। जी हां, इनमें से सिर्फ 10 आरोपी ही अपनी निर्धारित सजा तक पहुंच पाए हैं। बाकियों का क्या हुआ, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टीवी चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया था। वहीं पिछले हफ्ते लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। इन घटनाओं के बाद देश में एक बार फिर राजद्रोह के खिलाफ बना कानून चर्चा में आ गया, जो देशद्रोह कानून के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वैसे ज्यादा जानकार लोग इसे मौजूदा दौर के हिसाब से अप्रासंगिक कानून बता रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी इसकी गवाही साफ साफ देते हैं। अब यह भी एक सच है कि पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल राजनीतिक वजहों से ज्यादा हुआ है। केंद्र सरकार की एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी। ये एजेंसी 2014 से 124A के तहत दर्ज हुए केसेस, गिरफ्तार हुए लोगों, दोषी साबित हुए आरोपियों का डेटा रख रही है। लेकिन ताजा आंकड़े 2019 तक के ही हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2014 से 2019 के बीच 124A के तहत 326 केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें से 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन महज 10 पर ही दोष साबित हो सका। और यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि राजद्रोह के कानून का किस हद तक दुरुपयोग होता है। आईपीसी में धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन भी करता है तो उसे उम्र कैद या 3 साल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं, जब ज्यादा लोग छूट रहे हैं तो यह साबित हो जाता है कि मुकदमा गलत दायर किया गया था। गलत मुकदमे दायर इसलिए होते हैं क्योंकि गलत मुकदमे दायर करना आसान होता है और ऐसा करने पर कोई सजा भी नहीं मिलती। कानून में गलत मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस वालों, शिकायतकर्ताओं को सजा देने का प्रावधान है, पर अफसोस की बात यह है कि उनका इस्तेमाल भारत में नहीं होता। इसीलिए मनमाने तरीके से एफआईआर होती है और बाद में निरस्त भी हो जाती है। विराग गुप्ता कहते हैं कि भारत में पटवारी और पुलिस इंस्पेक्टर ये दोनों सिविल और क्रिमिनल में प्रभावी रहते हैं। ये जो भी लकीरें खींच देते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। उसे पलटने के लिए लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और ये प्रूव करना पड़ता है कि ये गलत है। ये अंग्रेजों के जमाने का साम्राज्यवादी कानून है और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका विरोध किया था। तो आजाद भारत में ऐसे कानूनों की जरूरत क्या है? विराग गुप्ता ये भी कहते हैं कि चाहे बंगाल हो या यूपी हो या कोई और राज्य, सभी राज्यों में रूलिंग पार्टी और पुलिस का नेक्सस बिल्कुल साफ है। इसीलिए विरोध पार्टियां राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं करती। जब देश की राजनीतिक पार्टियों को ही पुलिस पर भरोसा नहीं है तो कानूनों का दुरुपयोग तो होना ही है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में 124A के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से ज्यादातर 18 से 45 साल के लोग हैं, यानी ज्यादातर युवा हैं। ये बात सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताई थी।
इसी साल 17 मार्च को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवाओं को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल पूछा था, जिसके मुताबिक 2015 से लेकर 2019 तक 5 सालों में 124 ए के तहत 445 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनकी उम्र 45 साल से कम थी। इतना ही नहीं, 2016 में 2, 2017 में 3 ऐसे लोगों को भी राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया था जिनकी उम्र 18 साल से भी कम की थी। अगर एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े को उठा लें तो पता चलता है कि उस साल देश भर में राजद्रोह के जितने केसेस दर्ज किए गए थे उनमें से ज्यादातर बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों में दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा 22 केस कर्नाटक में दर्ज हुए थे। वहां बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। दूसरे नंबर पर है असम, जहां 17 केसेस दर्ज थे। वहां भी बीजेपी की सरकार है और उस वक्त सर्बानंद सोनोवाल सीएम थे। तीसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर, जहां 11 मामले दर्ज हुए थे। यहां 2019 में राष्ट्रपति शासन लगा था, या ये कहें कि अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र की ही सरकार रही थी। आखिर में इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में जब इंग्लैंड में सरकार और वहां के साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठने लगी तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राजद्रोह कानून लाया गया। यही कानून 1870 में अंग्रेजों के जरिए भारत में आया। 1860 में जब आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड लागू हुई तब उसमें राजद्रोह कानून नहीं था, लेकिन 1870 में आईपीसी में संशोधन कर 124 ए को जोड़ा गया, जिसके इस्तेमाल में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए किया गया। यहां तक कि महात्मा गांधी से लेकर के भगत सिंह तक पर भी 124 ए लगाया गया था। लेकिन आजादी के बाद जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो भी यह धारा जारी रही। अब ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस ब्रिटेन से यह कानून हमारे संविधान में आया, वहां यह कानून 2009 में ही खत्म किया जा चुका था, लेकिन भारत में यह कानून आज भी लागू है। तो आखिर में बदलता भारत की इस तस्वीर को देखकर हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, इस बात का फैसला हम नहीं करेंगे, इसे छोड़ते हैं हम आप पर। हमारा मतलब यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन तथ्यों और एनसीआरबी के डेटा को देखने के बाद बदलते भारत की ये तस्वीर हमें कितना सुकून देती है, ये तो आप खुद ही फैसला करिएगा, सोचिएगा जरूर। फिलहाल हम लौटेंगे कल एक बार फिर बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।